हेलो दोस्तों, पीडीआई क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। और अपन कंटिन्यू कर रहे हैं पीडीआई क्लास को, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था नियोनेटल जॉन्डिस। और नियोनेटल जॉन्डिस में अपन ने कहाँ तक देख लिया था? डायग्नोसिस तक देख लिया था। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट कौन सा जॉन्डिस का करेंगे, किस प्रकार के जॉन्डिस का करेंगे, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। और मैनेजमेंट में क्या क्या देखा था अपन ने? फोटोथेरेपी, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ड्रग थेरेपी। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? फोटोथेरेपी। यूनिवर्सिटी लेवल पर फोटोथेरेपी से क्वेश्चन आता है और बड़ा क्वेश्चन आता है। मिनिमम से मिनिमम 5 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है। और नियोनेटल जॉन्डिस भी एक प्रकार का ऐसा टॉपिक है, या ऐसा टॉपिक है नियोनेटल जॉन्डिस, जिसके अंदर कोई भी या तो कम्पिटेटिव एग्जाम हो या यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी क्या होती है? फोटो का मतलब क्या हो गया? फोटो वर्ड किससे लिया गया है? फोटोन से। और फोटोन किसको इंडिकेट करता है? लाइट को। तो मैं कह सकता हूं, फिर से सुने, फोटो वर्ड कहां से लिया गया है? फोटोन से। और फोटोन किसको इंडिकेट करता है? लाइट को। तो मतलब क्या हुआ? ये एक प्रकार की लाइट थेरेपी है। ठीक है, किस प्रकार, कैसी लाइट थेरेपी है? ये एक प्रकार की फोटोथेरेपी, एक प्रकार की लाइट थेरेपी है। और इसमें भी किस प्रकार की लाइट यूज की जाती है? फ्लोरोसेंट टाइप की लाइट यूज की जाती है। क्वेश्चन आया हुआ है, फोटोथेरेपी के अंदर किस प्रकार की लाइट यूज की जाती है? फ्लोरोसेंट प्रकार की लाइट यूज की जाती है। क्या देखा अपन ने? फोटोथेरेपी एक प्रकार की लाइट थेरेपी है। लाइट कहां से है वो बता दिया। फोटोथेरेपी क्या है? एक प्रकार की लाइट थेरेपी है। और किस प्रकार की लाइट थेरेपी है? फ्लोरोसेंट टाइप की लाइट थेरेपी है। और इस लाइट थेरेपी के अंदर दो प्रकार की लाइट का यूज किया जाता है। लाइट का कलर देखे अपन तो दो कलर के लाइट का यूज किया जाता है। दो प्रकार की या दो कलर के लाइट का यूज किया जाता है। कौन कौन से? एक तो ब्लू और एक होता है व्हाइट। ब्लू कलर की लाइट का यूज किया जाता है एंड व्हाइट कलर की लाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लू कलर की लाइट का यूज किया जाता है तो ब्लू कलर की जो लाइट होती है वो क्या होती है? मोर पावरफुल होती है। मोर मोर पावरफुल होती है। और ये कैसी होती है? लेस पावरफुल। ठीक है, अब ये मोर पावरफुल होती है तो इसका डिफेक्ट भी होगा, नुकसान भी होगा। तो इसका नुकसान क्या है? ब्लू कलर की लाइट का नुकसान ये है कि जैसे ही अपन बच्चे को लंबे टाइम तक क्या करेंगे? फोटोथेरेपी देंगे, तो सपोज बच्चे के अंदर क्या हो गया? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया और उसके अंदर साइनोसिस हो गया। और अपन ने लाइट कौन सी चालू की है? किस कलर की? ब्लू कलर की लाइट चालू की है। तो वहां पर अपन जल्द से जल्द साइनोसिस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, या साइनोसिस का पता नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं पता चल पाएगा? उसके पीछे लॉजिक ये है कि ब्लू लाइट है, अपन ने कौन सी लाइट यूज की है? ब्लू लाइट। और बच्चे के ऊपर जब वो ब्लू लाइट पड़ेगी तो बच्चे का कलर भी कैसा दिखेगा? स्लाइटली ब्लू दिखेगा। किस वजह से दिखेगा? रिफ्लेक्शन की वजह से। लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से क्या दिखेगा? उसका कलर भी ब्लू दिखेगा। ठीक है, तो क्या देखा अपन ने? ये साइनोसिस को अर्ली डिटेक्शन में हेल्प नहीं करती है, ये इसका डिफेक्ट है। जल्द से जल्द ये साइनोसिस को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल नहीं होती है, जबकि व्हाइट लाइट होती है जो जल्द से जल्द साइनोसिस को डिटेक्ट करने में क्या होती है? हेल्पफुल होती है। ठीक है, क्या देखा अपन ने? फोटोथेरेपी के अंदर जो वर्ड है फोटो, वो कहां से लिया गया है? फोटोन से। और फोटोन किसको इंडिकेट करता है? लाइट को। तो फोटोथेरेपी एक प्रकार की लाइट थेरेपी होती है। किस प्रकार की लाइट यूज की जाती है? फ्लूरोसेंट टाइप की लाइट यूज की जाती है। लाइट का कलर कैसा कैसा होता है, या किस प्रकार का कलर यूज किया जाता है? दो प्रकार का कलर यूज किया जाता है, ब्लू कलर एंड व्हाइट कलर। ब्लू कलर की लाइट होती है जो मोर पावरफुल होती है, और व्हाइट कलर की जो लाइट होती है जो लेस पावरफुल होती है। लेकिन इनका दोष क्या है? ब्लू कलर लाइट है, उसका दोष क्या है? ये जो साइनोसिस की कंडीशन है उसको जल्द से पता नहीं कर पाती है। इसके अंदर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि बच्चे के अंदर साइनोसिस हो गया। जबकि व्हाइट कलर के अंदर क्या हो जाता है? इजीली पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर साइनोसिस हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर जो लाइट यूज की जाती है उस लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? फोटोथेरेपी के अंदर जो लाइट यूज की जाती है उस लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? 420 से
600 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट का क्या किया जाता है, यहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, वेवलेंथ कितनी होती है लाइट की, 420 से 600 नैनोमीटर। नेक्स्ट, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर, या मैं बोल सकता हूं 18 इंच। ठीक है, 45 सेंटीमीटर या 18 इंच। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस का मतलब हुआ कि जैसे ही अपन बच्चे को क्या करते हैं, फोटोथेरेपी देते हैं, तो जहां पर अपन ने लाइट लगाई है और बच्चा है, इन दोनों के मध्य की गैप कितनी होनी चाहिए, 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या मैं बोल सकता हूं 18 इंचेज होनी चाहिए। ठीक है, 45 सेंटीमीटर या 18 इंच क्या होनी चाहिए, गैप होनी चाहिए। तो क्या देखा अपन ने, वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, 420 से 600 नैनोमीटर, और डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 45 सेंटीमीटर या फिर 18 इंच। नेक्स्ट, जो फोटोथेरेपी है उसके अपन टाइप देखते हैं, टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप की फोटोथेरेपी होती है। फोटोथेरेपी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन, सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी। सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी, और एक होती है डबल सरफेस फोटोथेरेपी। सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी एंड डबल सरफेस फोटोथेरेपी। सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं। जैसे ही बच्चे को अपन ने किसी पालने के अंदर लिटाया, ये है नन्ना मुन्ना राई। ठीक है, यहां पर अपन ने क्या लगा दी है, बेडशीट लगा दी है, और अपन क्या कर रहे हैं, सिंगल लाइट यूज कर रहे हैं, तो यहां से लाइट आ रही है। ठीक है, क्या किया, सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी के अंदर बच्चे को जैसे ही अपन लेटाएंगे पालने के अंदर, उसके नीचे क्या रखेंगे अपन, बेड नीचे क्या मतलब करेंगे, बेडशीट फैलाएंगे या बेडशीट को अरेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे। जैसे ही बच्चे को बेडशीट के ऊपर अपन लेटाते हैं, ठीक है, सपोज बच्चे को अपन ने बेडशीट के ऊपर लेटा दिया, और लेटाने के बाद में एक लाइट अपन ने लगा दिया लगभग 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर, और उससे क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, मतलब फोटोथेरेपी हो रही है। तो यहां पर सिंगल सरफेस का मतलब ये निकला कि एक टाइम में बच्चे को एक ही सरफेस पर लाइट पड़ती है, बच्चे के ऊपर एक टाइम में एक ही सरफेस पर लाइट पड़ती है। आप जानते हैं ये कौन सा हो गया, एंटीरियर पोर्शन, और ये कौन सा हो गया, पोस्टीरियर सरफेस। यदि बच्चे को प्रोन पोजीशन है, यदि प्रोन पोजीशन है, तो वो बच्चे को कौन सी सरफेस पर, डोर्सल सरफेस पर लाइट पड़ेगी। और यदि एंटीरियर एंटीरियर मतलब सुपाइन पोजीशन में सोया हुआ है बच्चा, लेटा हुआ है, तो एंटीरियर सरफेस पर लाइट पड़ेगी। तो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ बच्चा है, तो उसके अंदर कहां पर पड़ेगी, एंटीरियर सरफेस पर लाइट पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब ये है, सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी के अंदर, सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी किसको बोलते हैं अपन, कि एक टाइम में एक ही सरफेस पर लाइट गिरती है इसके अंदर। हो सकता है यदि प्रोन पोजीशन के अंदर हो तो डोर्सल सरफेस पर गिरेगी, और यदि सुपाइन पोजीशन पे हो बच्चा, तो उस कंडीशन के अंदर एंटीरियर सरफेस पर लाइट गिरेगी। मतलब एक टाइम में एक ही सरफेस पर लाइट गिरती है, दो सरफेस पर लाइट नहीं गिरती है। यहां से अपन ने बेडशीट लगा दी, यहां पर लाइट थोड़े ना लगी है। यदि यहाँ पर लाइट लगी होती और यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट होता, तो डबल सरफेस फोटोथेरेपी हो जाती है। क्या देखा अपन ने, सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी के अंदर एक टाइम में एक ही सरफेस पर लाइट गिरती है इसके अंदर। सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी के अंदर क्या होता है, एक टाइम में एक ही सरफेस पर लाइट गिरती है। हो सकता है एंटीरियर हो सकता है पोस्टीरियर हो, वो डिपेंड करेगा पोजीशन पर। सुपाइन पोजीशन होगी तो एंटीरियर सरफेस पर गिरेगी, और प्रोन पोजीशन होगी तो पोस्टीरियर सरफेस पर गिरेगी। नेक्स्ट है डबल सरफेस फोटोथेरेपी। डबल सरफेस फोटोथेरेपी का मतलब क्या हुआ, डबल सरफेस फोटोथेरेपी का मतलब हुआ एक टाइम पर दो सरफेस पर लाइट गिर रही है इसके अंदर, एक टाइम पर दो सरफेस पर लाइट गिर रही है इसके अंदर। कैसे गिरेगी, जैसे ही अपन ने ये बेडशीट लगाई थी, इसको अपन ने किस में चेंज कर दिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर चेंज कर दिया। ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर अपन ने चेंज कर दिया, या ट्रांसपेरेंट ग्लास की अपन ने प्लेट लगा दी, और एक तो लाइट लगा दी अपन ने ऊपर, और एक लाइट लगा दी अपन ने नीचे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, सपोज बच्चा सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, तो एंटीरियर सरफेस पर भी क्या होगा, लाइट आएगी।
एंड पोस्टीरियर सरफेस पर भी क्या आएगी, लाइट आएगी। मतलब एक टाइम पर दोनों सरफेस पर लाइट आ रही है, एंटीरियर सरफेस पर भी आ रही है और पोस्टीरियर सरफेस पर भी आ रही है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डबल सरफेस फोटोथेरेपी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या क्या जाएगी, लाइट जाएगी, क्योंकि अपन ने ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज किया है, शेड नहीं है पीछे की तरफ, ट्रांसपेरेंट है ये। क्या देखा अपन ने मैनेजमेंट के अंदर, फोटोथेरेपी के अंदर, अभी वेवलेंथ कितनी होती है, 420 से 600 नैनोमीटर, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए बच्चे और लाइट के मध्य, 45 सेंटीमीटर या फिर 18 इंच। फोटोथेरेपी कितने प्रकार की होती है, सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी एंड डबल सरफेस फोटोथेरेपी। सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी का मतलब होगा एक टाइम पर एक ही सरफेस पर गिरेगी लाइट, यदि प्रोन पोजीशन होगी तो पोस्टीरियर एंटीरियर सरफेस पर गिरेगी, कब, यदि सुपाइन पोजीशन देंगे तो। नेक्स्ट है, यदि डबल सरफेस फोटोथेरेपी क्या होती है, डबल सरफेस फोटोथेरेपी ये होती है कि यदि एक टाइम पर दो सरफेस पर लाइट गिरती है तो उसको अपन डबल सरफेस फोटोथेरेपी बोलते हैं, एंटीरियर पर गिरेगी, पोस्टीरियर पर गिरेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अपन ने बीच में किसका यूज किया है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज किया है, ट्रांसपेरेंट ग्लास की प्लेट का यूज किया है। ठीक है, तो ये तो है दो प्रकार। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर मैकेनिज्म ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी का क्या मैकेनिज्म होता है, किस मैकेनिज्म पे काम करती है फोटोथेरेपी। मैकेनिज्म ऑफ फोटोथेरेपी, मैकेनिज्म ऑफ फोटोथेरेपी के अंदर क्या देखना है कि इसके अंदर ये होता है, नॉर्मली अपन क्या जानते हैं कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, उसको कॉन्जुगेट बिलिरुबिन के अंदर कौन चेंज करता है, कॉन्जुगेट बिलिरुबिन के अंदर चेंज कौन करता है, लीवर। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को, अनकॉन्जुगेटेड बिलिवर्डिन को अनकॉन्जुगेटेड बिलिवर्डिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कौन चेंज करता है, लीवर चेंज करता है। और लीवर चेंज करता है तो यहां पर क्या है, लीवर तो पहले से परेशान है, पहले से बीमार है, तो यहां पर काम कौन करेगी, लाइट, या मैं बोल सकता हूं फोटोथेरेपी। ठीक है, लाइट या फोटोथेरेपी क्या काम करती है, जो लीवर का काम था वो काम क्या कर रही है, फोटोथेरेपी कर रही है। फोटोथेरेपी क्या कर रही है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिवर्डिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर चेंज कर रही है, और दो मेथड के थ्रू, दो केमिकल रिएक्शन के थ्रू चेंज करती है। फर्स्ट वन है आइसोमराइजेशन, फोटो आइसोमराइजेशन, एंड सेकेंड है फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या देखा अपन ने, मैकेनिज्म ऑफ फोटोथेरेपी क्या होती है, फोटोथेरेपी में लाइट के द्वारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिवर्डिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर चेंज किया जाता है। कौन कौन सी रिएक्शन के थ्रू करेंगे, एक तो है फोटो आइसोमराइजेशन और एक है फोटो ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन इसमें यहां तक ही पूछा गया है कि इस मैकेनिज्म में या फोटोथेरेपी की जो मैकेनिज्म है, मोस्ट कॉमन कौन सी यूज की जाती है, तो मोस्ट कॉमन इसके अंदर यूज की जाती है फोटो आइसोमराइजेशन। ठीक है, फोटो आइसोमराइजेशन मैकेनिज्म मोस्ट कॉमन इसके अंदर यूज की जाती है, और यहां तक ही पूछा गया है, क्योंकि आगे फिर केमिकल रिएक्शन होगी और केमिस्ट्री के अंदर अपने को घुसना नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर नहीं जाना अपने को। नेक्स्ट है नर्सिंग केयर, फोटोथेरेपी का नर्सिंग केयर क्या करेंगे, फर्स्ट नर्सिंग केयर करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आईज एंड जेनाइटल एरिया को अपने को क्या करना है, कवर करना है। कवर किसको करना है, नर्सिंग केयर क्या करेंगे, फोटोथेरेपी के दौरान आंखों को और जेनाइटल एरिया को अपने को क्या करना है, कवर करना है। और आंखों को कवर क्यों कर रहे हैं अपन, या इनको कवर क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले आंखों को कवर क्यों किया अपन ने, यदि लाइट लंबे समय तक आंखों पर गिरती रहेगी तो आंखों की क्या, रेटिना डैमेज हो जाएगी। तो रेटिना को डैमेज होने के लिए या उससे बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, आंखों को कवर करेंगे।
क्योंकि विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चे के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए आंखों को कवर किया जाता है ताकि बच्चे की रेटिना डैमेज नहीं हो और उसको भविष्य के अंदर विजन प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट है जेनाइटल एरिया, और वो भी मेनली मेल के अंदर क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। जेनाइटल एरिया को कवर किया जाता है और मेनली किसके अंदर कवर किया जाता है, मेल के अंदर कवर किया जाता है। क्यों कवर किया जाता है कि आप जानते हैं कि टेस्टिस कहां पर प्रेजेंट होते हैं, अपनी बॉडी से आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं। ओवेरी कहां पर प्रेजेंट होती है, बॉडी के इनर साइड में प्रेजेंट होती है। तो सबसे ज्यादा रिस्क कहां पर होता है, टेस्टिस के ऊपर लाइट गिरने का होता है। और यदि लाइट लंबे समय तक टेस्टिस के ऊपर जाएगी, गिरेगी, तो वहां पर जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है या वो सेल है स्पर्म फॉर्मेशन करने वाली सेल, वो डिस्टर्ब हो जाएगी और भविष्य के अंदर उसके अंदर क्या होगा, स्पर्म बनाने की कैपेसिटी नहीं होगी। क्या बोला मैंने, यदि मेल कैंडिडेट है तो अपने को कवर करना स्पेशली है, स्पेशली कवर करना है। क्यों करना है, यदि लाइट लंबे समय तक गिरेगी तो जो स्पर्म फॉर्मेशन करने वाली सेल है वो अफेक्ट होगी और आगे जाके वो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करेगी। ठीक है, जबकि फीमेल के अंदर ऐसा नहीं है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि फीमेल के जो ओवेरी है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और वहां तक लाइट नहीं पहुंच पाती। तो इसीलिए मेनली क्या लिखा है, मेल के अंदर। नेक्स्ट, आंखों को और जेनाइटल एरिया को अपने को कवर करना है और इसके अलावा पूरे बॉडी पार्ट को अपने को क्या करना है, या फिर ज्यादा से ज्यादा बॉडी पार्ट को खुला रखना है, ओपन रखना है, लाइट के एक्सपोज में लाना है। मतलब लाइट के एक्सपोजर में ऑल बॉडी पार्ट को लेके आना है, किनको छोड़कर, आंखों को और जेनाइटल एरिया को छोड़कर। आंखों को और जेनाइटल एरिया को कवर करेंगे, बाकी पूरे बॉडी पार्ट को अपन लाइट के एक्सपोजर में लाएंगे, लाइट के कांटेक्ट में लाएंगे, लाइट वहां पर ज्यादा से ज्यादा गिरनी चाहिए। नेक्स्ट, मेंटेन करेंगे अपन हाइड्रेशन को एंड न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन को मेंटेन किया जाता है। मेंटेन करना क्यों जरूरी होता है, यदि ये मेंटेन नहीं करेंगे तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। तो हाइड्रेशन को मेंटेन कैसे करेंगे अपन, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए अपन देंगे आईवी फ्लूइड। क्या देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। और न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए क्या देंगे अपन, ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए क्या देंगे, ब्रेस्ट फीडिंग देंगे। और हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए क्या देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि यदि फोटोथेरेपी चल रही है तो उस दौरान क्या ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, हाँ तो करवा सकते हैं। 10 मिनट के लिए लेके आ जाएंगे बच्चे को, फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवा लेगी फीमेल माता जो भी है मतलब माता ब्रेस्ट फीडिंग करवा लेगी और फिर वापस उसको फोटोथेरेपी के पास वहां पर जो प्रोसेस चल रहा है वहां पर रख देगी, सुला देगी जो पालना है उसके अंदर। तो मतलब जैसे फोटोथेरेपी चल रही है तो उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फोटोथेरेपी चल रही है तो उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते। तो ये था क्या, मैकेनिज्म ऑफ फोटोथेरेपी एंड इसकी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी और मोस्ट कॉमन कौन सी होती है। ये है नर्सिंग केयर। अब देखते हैं फोटोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं फोटोथेरेपी के दौरान। 3 प्रकार के मेनली फोटोथेरेपी के दौरान कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और कौन से हो सकते हैं, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाइपरथर्मिया हो सकता है, या फिर ब्रोंज बेबी सिंड्रोम हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन देखें अपन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी, फर्स्ट होगा डिहाइड्रेशन, सेकंड हाइपरथर्मिया, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। डिहाइड्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि लंबे समय तक लाइट के एक्सपोजर में रहा बच्चा, इस वजह से बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन देखने को मिला। हाइपरथर्मिया कैसे हुआ, क्योंकि आप जानते हैं आप बाहर मतलब 1 घंटे के लिए बाहर या फिर 2 घंटे के लिए बाहर धूप के अंदर बैठे, आप धूप के कांटेक्ट में बैठे तो आपका टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से बच्चे का क्या हुआ, टेम्परेचर भी ज्यादा हुआ और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। बच्चे के अंदर ब्रोंज बेबी सिंड्रोम कैसे हुआ, नॉर्मली आप समझे ब्रोंज बेबी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम के अंदर जो बच्चे के बॉडी
बच्चे की बॉडी एंड उसके सिक्रेशन कैसे हो जाते हैं, ब्रोंज कलर के हो जाते हैं इसके अंदर। यदि लंबे समय तक फोटोथेरेपी चल रही है तो बच्चे की बॉडी एंड सिक्रेशन ब्रोंज कलर के हो जाते हैं और इसको बोलते हैं ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम किसको बोलते हैं? यदि लंबे समय तक यदि फोटोथेरेपी चल रही है तो बच्चे की बॉडी एंड सिक्रेशन कैसे हो जाते हैं, ब्रोंज कलर के हो जाते हैं। और ब्रोंज कलर के हो जाते हैं, इसी वजह से इसको नाम क्या दिया जाता है, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। तांबे के कलर के हो जाते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे हुआ ये ब्रोंज कलर का, तांबे कलर का कैसे हुआ बच्चा, बॉडी एंड उसका सिक्रेशन? तो आप जानते हैं अभी जो अपन ने पढ़ी है मैकेनिज्म, तो उसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे ही अपन फोटोथेरेपी देंगे लंबे समय तक फोटोथेरेपी देंगे तो वहां पर रिएक्शन चलेगी, केमिकल रिएक्शन चलेगी। और केमिकल रिएक्शन किसके साथ होगी, बिलीरुबिन के साथ। और बिलीरुबिन के साथ केमिकल रिएक्शन होगी तो आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन हुई तो वहां पर प्रोडक्ट भी बनेगा। तो कुछ वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे ही केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और वे वेस्ट प्रोडक्ट बच्चे के स्किन के नीचे और बॉडी सिक्रेशन के अंदर आ जाते हैं, जिस वजह से बच्चे का कलर कैसा दिखता है, ब्रोंज कलर का। बच्चे का एंड बच्चे की सिक्रेशन का कैसा कलर दिखता है, ब्रोंज कलर का। फिर से सुने, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम किसको बोलते हैं? लंबे समय तक यदि फोटोथेरेपी चल रही है तो बच्चे की बॉडी एंड सिक्रेशन उसके कैसे हो जाते हैं, ब्रोंज कलर के होते हैं। इसको तो बोलते हैं ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। अब ये हो क्यों रहा है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। जैसे ही अपन लाइट फोटोथेरेपी देंगे लंबे समय तक, तो जो केमिकल रिएक्शन है बिलीरुबिन के साथ केमिकल रिएक्शन होगी, बिलीवर्डिन के साथ, अनकॉन्जुगेटेड बिलीवर्डिन के साथ जो केमिकल रिएक्शन होगी, तो केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन का जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा वो वेस्ट प्रोडक्ट स्किन के नीचे एंड बच्चे के सिक्रेशन के अंदर आ जाता है, जिस वजह से बच्चे का कलर कैसा दिखता है, तांबे का कलर का दिखता है। तो ये है कॉम्प्लिकेशन फोटोथेरेपी के, और इसी के साथ फोटोथेरेपी एंड होती है। तो नेक्स्ट अपना मैनेजमेंट क्या था, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट अपना मैनेजमेंट क्या था, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट है सेकंड मैनेजमेंट, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आप जानते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड चढ़ाना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब तो क्या हुआ, इसका मतलब तो क्या हुआ, ब्लड चढ़ाना। लेकिन यहां पर एक वर्ड और लिखा है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेना देना। और लेने देने की प्रक्रिया बहुत अच्छे से जानते हैं आप, लेना है देना है, क्या लेना है क्या देना है, ठीक है। तो यहां पर वहां से आए आप, एक बार फिर से देखें इसको, लेने देने की प्रक्रिया को छोड़े आप। यहां पर है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इस प्रक्रिया के अंदर क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया के अंदर किया जाता है कि बच्चे से कुछ ml ब्लड निकाला जाता है और फ्रेश ब्लड बच्चे को चढ़ाया जाता है। तो जितनी मात्रा में अपन ब्लड बच्चे से निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, उतनी मात्रा में बच्चे को अपन ब्लड दे रहे हैं। क्या निकला, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब हुआ ब्लड चढ़ाना, लेकिन एक्सचेंज का मतलब हुआ लेना देना। जितनी मात्रा में अपन बच्चे से ब्लड निकाल रहे हैं उतनी मात्रा में ब्लड बच्चे को चढ़ा रहे हैं, इसको बोल रहे हैं एक्सचेंज। तो इसको एक्सचेंज करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कितनी ब्लड वॉल्यूम काम में ली जाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम काम में ली जाती है जितना बच्चे का ब्लड होता है। नॉर्मल बच्चे का ब्लड कितना होता है, 80 ml पर केजी के अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर ब्लड होता है। लेकिन इससे डबल मात्रा में ब्लड लिया जाता है, ठीक है, डबल मात्रा में। तो इसका मतलब क्या निकला, 160 ml पर केजी के अकॉर्डिंग ब्लड लिया जाता है, ठीक है। क्या देखा अपन ने, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर जितनी मात्रा में बच्चे में ब्लड है उससे डबल मात्रा में ब्लड लिया जाता है। नॉर्मली बच्चे के अंदर ब्लड कितना होता है, 80 ml पर केजी के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां पर कैसे लेंगे अपन, 160 ml पर केजी के अकॉर्डिंग लेंगे। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ये एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस है, ये अपन कब करेंगे, यदि बिलीरुबिन की मात्रा 20 mg पर DL से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यदि बिलीरुबिन की मात्रा 20 mg पर DL से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा होने की वजह से क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, कितना वॉल्यूम, कितना ब्लड वॉल्यूम काम में लेंगे, तो मतलब डबल काम में लेंगे, जितना बच्चे के अंदर है उससे डबल काम में लेंगे। और कब करेंगे ये प्रोसेस, जब बिलीरुबिन का लेवल 20 mg पर DL से क्या हो, ज्यादा हो, तब ये प्रोसेस करेंगे। और इसका प्रोसीजर क्या होता है, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले अपने क्या करना होता है, कैनुला लेना होता है, बच्चे के साइज के अकॉर्डिंग
ठीक है, जैसे कि 24 नंबर हो गया, या फिर आप उसी के अकॉर्डिंग लेंगे अपन, जो सेट हो सके अच्छे से। ऐसा नहीं है कि अपन 18 नंबर ले लेंगे, नहीं। तो कंडीशन जिस प्रकार से अच्छे से जो लग सके, नॉर्मली कौन सा लगता है, 24 जो नंबर का होता है या 24 गेज का होता है वो लग जाता है। तो एक तो अपन क्या करेंगे, कैनुला लगाएंगे बच्चे को, और कैनुला लगाएंगे तो आप जानते हैं कि कैनुला कहाँ पर, इसमें क्या यूज होगा, 3 वे वाला कैनुला यूज होगा। 3 वे वाला कैनुला यूज होगा, या अपन 3 वे उसमें कनेक्ट कर देंगे। क्या देखा इस प्रोसीजर के अंदर, बच्चे को कैनुला लगाना है, कौन सा लगाना है, 3 वे वाला कैनुला लगाना है। प्रोसीजर के अंदर क्या देखा, बच्चे को कैनुला लगाना है और वो 3 वे वाला कैनुला लगाना है, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, 10 ml की सिरिंज लेंगे, 10 ml की सिरिंज लेंगे, और 10 ml की सिरिंज लेने के बाद में फिर क्या करेंगे, 10 ml बच्चे से ब्लड क्या करेंगे, निकालेंगे। बच्चे से 10 ml ब्लड निकालेंगे और उसको डिस्कार्ड करेंगे, और जो ब्लड अपन ने लिया है उसमें से 10 ml भर के बच्चे को लगाएंगे। मतलब अपन ने क्या किया, 10 ml की सिरिंज ली तो 10 ml बच्चे से निकाला, न्यूबॉर्न से निकाला, एंड फिर 10 ml क्या किया, फ्रेश ब्लड, अपन ने फ्रेश ब्लड लगाया बच्चे को, ठीक है। प्रोसीजर के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर बच्चे को सबसे पहले कैनुला लगाया जाता है, और कैनुला कौन सा लगाया जाता है, 3 वे वाला कैनुला लगाया जाता है, ठीक है। और 3 वे वाला कैनुला लगाते हैं, उसके बाद में अपने को लेना है 10 ml की सिरिंज, और 10 ml की सिरिंज लेनी है। तो अब आगे प्रोसेस है, वो क्या करेंगे, अपन 10 ml की सिरिंज लेंगे, तो सबसे पहले बच्चे से या न्यूबॉर्न से क्या करेंगे, 10 ml ब्लड निकालेंगे और उसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। बच्चे से 10 ml ब्लड निकालेंगे और उसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे, और जो ब्लड बैंक से अपन ने ब्लड लाया है, किसके अकॉर्डिंग, 160 ml पर केजी के अकॉर्डिंग, तो वो ब्लड अपन जो लेके आए हैं उससे 10 ml भरेंगे और बच्चे के अंदर चढ़ा देंगे। ऐसा ये प्रोसेस बार बार करते हैं, और कब तक करते हैं, जब तक ये जो अपन ब्लड वॉल्यूम लेके आए हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाए, ठीक है। सपोज बच्चे का जन्म पर वेट है 3 किलो, तो उसके लिए अपन ब्लड कितना लेके आएंगे, 480 ml लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, 480 ml लेके आएंगे। यदि बच्चे का नॉर्मल एट बर्थ पर वेट कितना है, 3 किलो, तो उसके लिए अपन ब्लड बैंक से ब्लड कितना लेके आएंगे, 480 ml, ठीक है। तो ये था ब्लड एक्सचेंज प्रोसीजर, और जब अपन ये पूरा वॉल्यूम कंप्लीट कर लेंगे 10-10 ml करके, तब तक ये जैसे ही कंप्लीट होगा, तब ये क्या होगा, 90% ब्लड क्या होगा, एक्सचेंज हो गया होगा। जैसे ही अपन ने जो ब्लड लाया है ब्लड बैंक से, वो अपन पूरा 10-10 ml करके एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या निकलेगा कि 90% तक ब्लड कैसा हो गया, एक्सचेंज हो गया, और एक्सचेंज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे के अंदर जो बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा हो रहा था वो कम हो गया। इस रामायण के अंदर क्या देखा अपन ने, फिर से समझे आप, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या हुआ, ब्लड का लेना देना हो रहा है, और ब्लड का लेना देना हो रहा है तो अपन यहाँ पर ब्लड की कितनी वॉल्यूम यूज करेंगे, बच्चे का जो नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है 80 ml पर केजी के अकॉर्डिंग, उससे डबल, तो मतलब 160 ml पर केजी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ब्लड लेंगे। सपोज बच्चे का वेट है जन्म पर 3 किलो, तो उसके लिए ब्लड एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए अपन ब्लड कितना लेके आएंगे ब्लड बैंक से, 100 मतलब 480 ml, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है इसका, कैनुला लगाना है, 3 वे वाला लगाना है, 10 ml सिरिंज लेनी है, 10 ml ब्लड बच्चे से निकालना है, डिस्कार्ड करना है, और फिर वो जो फ्रेश ब्लड लेके आए हैं उसको 10 ml चढ़ाना है। ये प्रोसेस बार बार करना है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, कब तक करनी है, जब तक अपने पास ब्लड लेके आए वो कंप्लीट नहीं हो जाए। ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो 90% जो उसका ब्लड है वो एक्सचेंज हो गया होगा, और उसका बिलीरुबिन नॉर्मल हो गया होगा, ठीक है। नॉर्मल हो जाता है, 90% ब्लड एक्सचेंज हो जाएगा। तो अब अपन देखते हैं इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहला, हाइपरकैलेमिया, कॉम्प्लिकेशन hyperkalemia and
हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम का लेवल क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये दोनों कॉम्प्लिकेशन कैसे हुई? सबसे पहले है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया इसको देखने के लिए आप जानते हैं कि जो पोटेशियम होता है, जो एक इंट्रासेलुलर आयन होता है, पोटेशियम क्या होता है, ये इंट्रासेलुलर आयन होता है, ठीक है। पोटेशियम क्या होता है, इंट्रासेलुलर आयन होता है, मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और जब अपन ब्लड लेके आएंगे ब्लड बैंक से, तो सपोज वहां से अपन लेके आए ओल्ड ब्लड, क्या लेके आए अपन, ओल्ड ब्लड। तो ओल्ड ब्लड यदि है तो आप जानते हैं कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी होगा, क्योंकि फिक्स लाइफ स्पान है उसका, 80 दिन उसका क्या है, न्यूबॉर्न के अंदर लाइफ स्पान है, ठीक है। तो फिक्स उसका लाइफ स्पान है, और अपन ने लेके आया क्या, ओल्ड ब्लड, तो कुछ आरबीसी क्या होगी उसके अंदर, ये मैक्सिमम आरबीसी उसके अंदर डिस्ट्रक्ट हो चुकी होगी। और जैसे ही आरबीसी टूटेगी, डिस्ट्रॉय होंगी, तो आरबीसी एक सेल है, तो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट पोटेशियम कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो ब्लड के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होगी। फिर से सुने, हाइपरकैलेमिया कैसे हो रहा है, अपन ब्लड बैंक से ओल्ड ब्लड यदि अपन चूज किया, यदि अपन ने ब्लड बैंक से ओल्ड ब्लड लिया, तो वहां की जो ब्लड की जो आरबीसी है वो मैक्सिमम डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी, क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पान क्या है, फिक्स है। फिर से सुने, जैसे ही अपन ने ब्लड बैंक से ओल्ड ब्लड चूज किया या ओल्ड ब्लड लिया, तो ओल्ड ब्लड के अंदर जो आरबीसी प्रेजेंट है वो मैक्सिमम डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो फिक्स है, ठीक है। आरबीसी का लाइफ स्पान कैसा है, फिक्स है, तो मैक्सिमम आरबीसी डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी। और आप जानते हैं आरबीसी एक प्रकार की सेल है, और पोटेशियम क्या है, इंट्रासेलुलर आयन है। तो जैसे ही आरबीसी टूटेगी तो आरबीसी से बाहर निकल जाएगा क्या, पोटेशियम, और ब्लड के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, पोटेशियम की। और वो ब्लड यदि अपन किसको लगाएंगे, किसको चढ़ाएंगे, न्यूबॉर्न को वो ब्लड चढ़ाएंगे, तो बच्चे के बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होगी। इसी वजह से अपन ने क्या लिखा है, हाइपरकैलेमिया। तो इसके प्रिवेंशन के लिए अपने को क्या करना है, इसके प्रिवेंशन के लिए अपने को करना है, ओल्ड ब्लड को नहीं यूज करना है, फ्रेश ब्लड यूज करना है। जो ओल्ड ब्लड है उसका यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है, फ्रेश ब्लड का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि फ्रेश ब्लड होगा तो आरबीसी का लाइफ स्पान फिक्स है, और ब्लड है ताजा, तो उसका आरबीसी का लाइफ स्पान कंप्लीट नहीं हुआ, टूटे नहीं हो, पोटेशियम बाहर नहीं आया, और पोटेशियम की मात्रा भी ज्यादा नहीं हुई। सेम इससे अपोजिट कंडीशन, तो इसीलिए फ्रेश ब्लड का यूज करना है। नेक्स्ट है हाइपोकैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप जानते हैं ब्लड बैंक के अंदर, किसके अंदर, ब्लड बैंक के अंदर ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट मिलाकर स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड बैंक के अंदर ब्लड में क्या, एंटीकोगुलेंट, और एंटीकोगुलेंट कौन सा, सिट्रेट। ब्लड बैंक के अंदर जब ब्लड को स्टोर करते हैं तो उसमें एंटीकोगुलेंट मिलाकर स्टोर करते हैं, और एंटीकोगुलेंट कौन सा मिलाते हैं, सिट्रेट, सॉरी, एंटीकोगुलेंट कौन सा मिलाते हैं, सिट्रेट। सिट्रेट क्या करता है, जैसे ही अपन ने ब्लड लाया और ब्लड को अपन ने बच्चे को चढ़ा दिया, ठीक है, ब्लड को अपन ने क्या किया, बच्चे को चढ़ा दिया, सिट्रेट भी ब्लड की बच्चे की बॉडी के अंदर गया, ठीक है। अब सिट्रेट क्या करता है, सिट्रेट की क्या टेंडेंसी होती है, सिट्रेट बच्चे के अंदर जो कैल्शियम है उसके साथ जुड़कर यूरिन के साथ उसके बाहर निकाल देता है। मतलब कैल्शियम के साथ जुड़कर सिट्रेट यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया, सिट्रेट तो निकल गया क्योंकि वो तो अपने काम नहीं आ रहा बॉडी के अंदर, कैल्शियम भी साथ ले गया वो, तो बच्चे के अंदर क्या हुआ, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की मात्रा बच्चे के अंदर कम हुई। क्या देखा अपन ने, हाइपोकैल्सीमिया कैसे हुआ है, हाइपोकैल्सीमिया कैसे हुआ है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि अपन ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड स्टोर होता है उसके अंदर एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं, और वो एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं सिट्रेट,
कौन सा मिलाते हैं? सिट्रेट मिलाते हैं। जो जैसे ही अपन उस ब्लड को बच्चे के अंदर चढ़ाएंगे तो वो सिट्रेट गया बच्चे के बॉडी के अंदर, वहां पर सिट्रेट का कोई काम नहीं है, लेकिन वो काम क्या करता है, वो वहां पर महाभारत करता है। वो कौन से महाभारत करता है? वो देखता है, ढूंढता है कहां कहां पर क्या है, आतंकवादी छिपा हुआ है। मतलब वो कैल्शियम को ढूंढता है और कैल्शियम को ढूंढकर उसको पकड़कर यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकालता है। मतलब सिट्रेट कैल्शियम के साथ बाइंड होकर यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो सिट्रेट तो गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने काम नहीं आ रहा था वो, लेकिन कैल्शियम को भी ले गया वो, तो कैल्शियम ज्यादा बाहर निकलने की वजह से वहां पर हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। तो इसीलिए जैसे ही अपन 50 ml ब्लड एक्सचेंज करेंगे, जैसे ही अपन 50 ml ब्लड एक्सचेंज करेंगे, फिर अपने को लगाना है 0.5 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन। ठीक है, जैसे ही अपन ने 5 बार क्या किया, 10 ml करके 5 बार अपन ने ब्लड निकाला और ब्लड चढ़ाया। जैसे ही 50 ml वॉल्यूम कंप्लीट हुई, उसके बाद में अपने को क्या करना है, 0.5 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट की इंजेक्शन लगानी है। कैल्शियम ग्लूकोनेट की इंजेक्शन क्यों लगानी है? क्योंकि सिट्रेट अपने साथ कैल्शियम को लेके जा रहा है, तो जितना जा रहा है उतना देना पड़ेगा। तो वो लेके जा रहा है, अपन पीछे से दे रहे हैं। ठीक है, वो लेके जा रहा है, अपन दे रहे हैं, तो क्या हुआ, मेंटेन रहा। तो इसीलिए प्रत्येक 50 ml ब्लड अपन एक्सचेंज करेंगे, उसके बाद में 0.5 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट का बच्चे को इंजेक्शन लगाएंगे। क्या थी ये रामायण? अपन कॉम्प्लिकेशन देख रहे थे एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, हाइपर कैलेमिया कैसे हुआ, पोटेशियम की मात्रा कैसे बढ़ी, एंड हाइपोकैल्सीमिया कैसे हुआ। ठीक है, ये दोनों अपन ने देख ली। नेक्स्ट है, लास्ट मैनेजमेंट पॉइंट है अपना, ड्रग थेरेपी। और ड्रग थेरेपी में अंदर ड्रग थेरेपी के अंदर अपन देते हैं फिनोबार्बिटोन। ड्रग थेरेपी में अपन क्या कर रहे हैं, फिनोबार्बिटोन देंगे बच्चे को। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नियोनेटल जॉन्डिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? वो है फिनोबार्बिटोन। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? फिनोबार्बिटोन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ड्रग थेरेपी के अंदर कौन सी ड्रग देंगे अपन? फिनोबार्बिटोन। और दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने, ये जॉन्डिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। नॉर्मली फिनोबार्बिटोन क्या करती है, एक बार्बिचुरेट ग्रुप की दवाई है। फिनोबार्बिटोन है जो बार्बिचुरेट ग्रुप की दवाई है, और ये सेडेटिव इफेक्ट दर्शाती है। फिनोबार्बिटोन बार्बिचुरेट ग्रुप की दवाई है, सेडेटिव इफेक्ट दर्शाती है, और किसके अंदर यूज करते हैं? सीजर के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन कि फिनोबार्बिटोन है जो बार्बिचुरेट ग्रुप की दवाई है, सेडेटिव या बेहोशी के अंदर इसका यूज किया जाता है, बेहोशी का इसका इफेक्ट होता है, और सीजर वाले पेशेंट के अंदर इसका यूज किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये नियोनेटल जॉन्डिस के अंदर भी यूज होती है। जैसे ये आप जानते हैं कि एक टैबलेट आती है एस्प्रिन, डिस्प्रिन, वो अपन क्या करते हैं, सिरदर्द के लिए यूज करते हैं। और एस्प्रिन किसके लिए, वही सेम किसके लिए यूज करते हैं, हार्ट अटैक के लिए भी यूज करते हैं। मतलब एक ही मेडिसिन है और काम उसके क्या है, अलग अलग है। एक कंडीशन में अपने हेडेक के लिए, सिरदर्द के लिए लिया, और एक कंडीशन में क्या किया अपन ने, हार्ट अटैक वाले, मतलब एंटी प्लेटलेट के रूप में लिया हार्ट अटैक वाले पेशेंट के अंदर। तो इसी तरह फिनोबार्बिटोन है जो किस पेशेंट में भी काम आती है, सीजर वाले पेशेंट में भी काम आती है, सेडेटिव के इफेक्ट के लिए, बेहोशी के लिए, सीजर वाले पेशेंट में काम आती है। लेकिन ये क्या करती है, ये नियोनेटल जॉन्डिस के अंदर भी काम आती है। फिनोबार्बिटोन नियोनेटल जॉन्डिस के अंदर भी काम आती है, और नियोनेटल जॉन्डिस के अंदर ये क्या करती है, लीवर के पास जाती है, और लीवर के पास जाकर ये क्या करती है, यूरिडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को क्या करती है, बढ़ाती है।
इसके सिंथेसिस को क्या करती है, इंक्रीज करती है। फिनोबार्बिटोन लीवर के पास जाएगी और लीवर के पास जाकर इस एंजाइम की मात्रा को बढ़वाएगी या इसका सिंथेसिस क्या करवाएगी, ज्यादा करवाएगी। यूरिडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, इस एंजाइम की मात्रा ज्यादा होगी तो ये एंजाइम कर क्या रहा था, अनकॉन्जुगेटेड बिलीवर्डिन को कॉन्जुगेटेड में चेंज कर रहा था। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज कर रहा था। ये कौन कर रहा था, ये एंजाइम कर रहा था। ठीक है, अपन ने पीछे देखा भी है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर, इमेच्योर लीवर हुआ है तो यहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, और डेफिशिएंसी होने की वजह से वो बीमारी हो रही थी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। लेकिन जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीवर्डिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर चेंज कर देगा। क्या देखा अपन ने, ड्रग थेरेपी के अंदर फिनोबार्बिटोन ड्रग ऑफ चॉइस है नियोनेटल जॉन्डिस की, दोनों काम करती है। ये सीजर को भी प्रिवेंट करती है। ठीक है, बार्बिचुरेट ग्रुप की दवाई है, बेहोशी में काम आती है और सीजर को प्रिवेंट करती है। दूसरा काम क्या करती है, लीवर के पास जाकर एक एंजाइम को क्या करती है, लीवर के पास जाकर एंजाइम का सिंथेसिस क्या करवाती है, बढ़ाती है, ज्यादा करवाती है, इसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा करवाती है मतलब कौन सा एंजाइम है, यूरिडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मात्रा को बढ़वाती है ये। और जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ेगी तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीवर्डिन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर चेंज हो जाएगा और वो यूरिन के थ्रू या फिर फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये था अपना टॉपिक कौन सा, नियोनेटल जॉन्डिस। और फिर से बता दूं, नियोनेटल जॉन्डिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम हो, दोनों के अंदर इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना वो नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू।